वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो पिछले वीडियो में हमने बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे वीडियो में, और उसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो हमारे पास 2 या 3 वीडियो रहेंगी, जिनमें से आपके जो लगभग क्वेश्चन हैं 90% वो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको बताया था पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है, कि आपको आपके पास आज 7 तारीख है तो 8-9 तो आपके पास 2 दिन का टाइम है पूरा, और 2 दिन में आप आसानी से 3 घंटे के अंदर आप एमसीक्यू और फिलअप्स यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चनों को कंप्लीट 13 चैप्टर के रिवाइज कर सकते हो आसानी से। ठीक है, किसी में 30 क्वेश्चन भी दे रखे हैं एमसीक्यू और किसी में कुछ ज़्यादा भी दे रखे हैं, तो आप कुल मिला के 3 घंटे में उनको रिवाइज कर सकते हैं। और वो 18 नंबर के आते हैं, असर्शन, रीज़न, एमसीक्यू, फिलअप्स वगैरह उसमें कंप्लीट आता है जो, तो उनको कंप्लीट करोगे और कुछ रह भी जाएगा तो भी आपके 18 में से 15 नंबर तो पक्के होते हैं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट रिवाइज करें, सबसे पहले अपने 18 मार्क्स को पक्का करें। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहे हैं आपके, आप उनसे कवर कर सकते हो। दीपक की हो चाहे लक्ष्मी का जो रिवीजन पेपर है उससे आप कर लेंगे। जो असर्शन रीजन है उसमें 15, 16, 17, 18। सेक्शन बी जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन एक्साइन लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पोलन ग्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन किससे बना होता है, ठीक है, बाहर की लेयर, अंदर की लेयर, और क्या क्या होता है इसके अंदर, वेजिटेटिव, जनरेटिव सेल। ठीक है, और इसके एडवांटेज, जो आपका पोलन ग्रेन है इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, एक्साइन, और इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना, ये बताना है क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज़ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पिछली वीडियो में भी दे रखा था पॉइंट म्यूटेशन का, और इसका एग्जांपल भी देना है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स और बटरफ्लाई के विंग्स में क्या समानता है। ठीक है, ये एनालॉगस हैं या होमोलॉगस हैं। एक तो होता है ओरिजिन से समानता, कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक से ही हुई है। एक होता है कि उत्पत्ति के टाइम पे वो अलग होते हैं, लेकिन वो किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो वो किस तरह का इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा। व्हाट इज GEAC। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GEAC। GEAC को करना है, इसकी फुल फॉर्म करनी है, और राइट अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। और GEAC से रिलेटेड ही क्वेश्चन है GMO। ठीक है, कि अगर हम GMO कर दें, क्रिएट कर दें GMO, अगर हम बैरियर्स का इस्तेमाल ना करें, किसी भी बैरियर्स का, तो क्या ये डेंजरस हो सकता है? क्या तुम स्टेटमेंट से सही एग्री करते हो? इस बात को आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट ए पर्सन इज एडवाइस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी विच इन्फेक्शन इज ही सफरिंग फ्रॉम, नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, नेम द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इन इट। ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन का भी एक क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, आपका जो बोर्ड का पेपर हो जाए उसके बाद हमारे इस वीडियो को देखना, और आप मिला के देखना कि लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। और वाई एपोमिक्सिस प्रेफर टू प्रोड्यूस सीड इन हाइब्रिड क्रॉप, अगर मेन जो उसमें पूछा गया अगर वो भी ना आए आप पे, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है उसको आप राइट डाउन कर सकते हो। वाई एपोमिक्सिस प्रेफर टू प्रोड्यूस सीड इन हाइब्रिड क्रॉप में प्रेफर्ड क्यों किया जाता है सीड प्रोड्यूस करने के लिए एपोमिक्सिस को। एक्सप्लेन हाउ XXY इंडिविजुअल कैन अराइज इन ह्यूमन बीइंग्स, नेम द डिसऑर्डर एंड इट्स सिम्टम। XXY इंडिविजुअल्स यानी कि 3 क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकते हैं, या ह्यूमन बींग्स में वो हो सकते हैं। नेम द डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर का नाम लिखना है, एंड इट्स सिम्टम्स, और इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी से, हाउ ह्यूगो डी वरीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिफर्स फ्रॉम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डी वरीज की जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, वो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से अलग क्यों है, कैसे है।
ठीक है। वाई डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड स्प्रेड मोर कॉमनली इन क्राउडेड एरियाज। क्राउडेड एरियाज में ये क्यों ज़्यादा फैलते हैं? देखो, एक तो बीमारियों से रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से आपको डिजीज़ और उनके सिम्टम्स एंड उसके कॉजेटिव एजेंट एंड उसके जो प्रिवेंट मेथड हैं या फिर उनके जो क्या बोलते हैं उनको डायग्नोसिस है, उनको आपको करके जाना है, ठीक है, टेस्ट वगैरह के नेम। ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड स्प्रेड मोर कॉमनली क्राउडेड एरियाज में, ये आसानी से फैल जाते हैं। व्हाट आर वेक्टर्स एंड पैथोजन? वेक्टर्स क्या होते हैं? बीमारी फैलाते हैं। पैथोजन जो बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स जैसे मच्छर, मच्छर क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। तो पैथोजन जो बीमारी कॉज करता है, तो जैसे कि प्लाज्मोडियम बीमारी कॉज करता है, लेकिन वेक्टर मतलब वाहक जो बीमारी को लेके जाता है, यानी कि कहने का मतलब मच्छर, मच्छर बीमारी करने वाले को लेकर जाता है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन ओवर ट्रेडिशनली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन? नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस इंसुलिन। एडवांटेज बतानी है जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन की ओवर ट्रेडिशनली सिंथेसाइज्ड, जो पहले यूज़ होती थी इंसुलिन, उसके मतलब उससे भी ऊपर ये जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन है। और जिससे ही बनी है जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन दे रखा है, नेम द नेमेटोड दैट इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट एंड द पार्ट ऑफ इट इन्फेस्ट। निमेटोड का नाम बताना है जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस अटैक? एग्रोबैक्टीरियम किस प्रकार से टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट करता है? एग्रोबैक्टीरियम के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वाई एनर्जी pyramids in a food chain are never inverted, although pyramid of energy number can be inverted। नंबर तो इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड किसी भी फूड चेन में एनर्जी, ठीक है, बायोमास, ठीक है, आपको बायोमास का भी करना है, एनर्जी का भी करना है और नंबर का भी करना है, ठीक है, नंबर्स का भी करना है। तो ये तीन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, इन तीनों को आपको करके जाना है कि इन्वर्टेड होता है या फिर आपका क्या होता है, अपराइट, ठीक है। वाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर स्पेसिस डाइवर्सिटी? ट्रॉपिक्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है स्पीसीज़ की? क्योंकि वहाँ पर अनडिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, सूटेबल एनवायरनमेंट होता है और जो कांस्टेंट होता है उसका टेम्परेचर, और उसमें रेनफॉल भी ठीक होता है, ठीक है, ना सर्दी होती है ज़्यादा ना गर्मी होती है। तो इसी वजह से उनकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, विच इज़ बेटर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यू इन situ और ex situ। ex situ और in situ मैंने आपको बताया है कि ex situ और in situ ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सीटू एक्स सीटू, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, इनको तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखो, विच अप्रोच ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन डू यू फील इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है। तो कौन सा जो एस्पेक्ट है वो ब्रॉड यूटिलिटेरियन में और नैरो यूटिलिटेरियन में आता है, ठीक है ना। ब्रॉड का मतलब जो सब तरह से उसको कंजर्व करने की बात करता हो, और नैरो में सिर्फ कहने का मतलब उसके साइंटिफिक मेथड को बताकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन डी से केस स्टडी क्वेश्चन रहने वाले हैं, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर आपको इसको इनमें से ही निकालना है। बाकी ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके दीपक की या लक्ष्मी की जो गाइड होती है उसमें से ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ से इस पैराग्राफ के क्वेश्चनों को आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे व्हाट आर इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? नेम द एंटीबॉडी फाउंड इन कोलोस्ट्रम। देखो, इंटरफेरोन्स वही प्रोटीन होती है जो डेड सेल से राइज होती है, यानी कि कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं या वायरस ने अटैक कर दिया किसी सेल्स पर, तो वो सेल डेड हो जाएंगी और उनसे सेल से क्या निकलेगा? प्रोटीन। तक वो प्रोटीन दूसरी सेल तक जाएगा और उन सेल्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? इंटरफेरोन्स। नेम द एंटीबॉडी फाउंड इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सा होता है? कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? जल्दी बताइए। एंटीबॉडीज ए, ठीक है ना, IgA,
ठीक है। ऐसे ही आप इन क्वेश्चनों को अगर चाहो तो इनमें से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चनों को कर लो, तो आपके केस स्टडी क्वेश्चन आप अपने आप से ही लिख दोगे और टाइम भी बच जाएगा, आपको पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये सिर्फ हिंट के लिए दिया जाता है केस स्टडी वाला, कि आपको नॉलेज है या नहीं है, डायरेक्ट इसमें आंसर इसका नहीं होता है। ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, अलग से दे रखे हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। पैसिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी, ये एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी दोनों के बारे में बताना है आपको। ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उसको भी करके जाना है आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से है। केस स्टडी 2 की अगर हम बात करें तो केस स्टडी 2 में इन विच ईयर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड, एक नंबर में दे रखा है। ये MCQ में भी आ जाता है कई बार ऑप्शन लेकर। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कब से स्टार्ट किए गए थे? 1951 में दे रखा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन हेल्प टू प्रिवेंट STD। अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन हेल्प टू प्रिवेंट STD, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो किस प्रकार से STDs को प्रिवेंट कर सकता है। राइट मेजर टास्क ऑफ RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के मेजर टास्क क्या हैं? नेम एनी STD, किसी भी एक STD का नाम, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम लिखना है आपको। और ये सारे क्वेश्चन हैं प्रोडक्टिव हेल्थ वाले से हैं। ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चनों को करना चाहो तो कर लेना। आपके जो क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6, देखो इनमें से आपका जो है केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2, ठीक है ना, दोनों सॉल्व हो जाएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में से। सेक्शन ई की बात करें, व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो फेज हैं वो कौन कौन से हैं। व्हाट हैपन इफ एन एग इज़ फर्टिलाइज्ड, देखो 2 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, पीछे ऐड हो जाते हैं कि अगर एग फर्टिलाइज होता है, और एक होता है कि एग फर्टिलाइज नहीं होता है। तो जो एग फर्टिलाइज होता है तो उसमें जो कंडीशन होंगी, उसमें हार्मोन्स कौन से रिलीज होंगे और क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद देखो जाइगोट बनता है, जाइगोट ब्लास्टूला, फिर उसमें वो अटैचमेंट हो जाता है किसमें, वॉर्म की जो लेयर होती है अंदर की एंडोमेट्रियम, उसमें वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद वहाँ से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, एग फर्टिलाइजेशन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो 4 फेज़ हैं। ठीक है। उसके अलावा जो एग फर्टिलाइज होता है तो उसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, और इसमें अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर वही 1 महीने बाद या फिर 28 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, फिर वो कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको करके जानी है, जिसमें से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके फेज़ और इसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा एग फर्टिलाइज होता है या नहीं होता है। राइट अबाउट इन ब्रीफ इम्प्लांटेशन के बारे में बताना है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। मेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। और व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, एक्सप्लेन इन 2 लाइन्स, प्रमोटर, कोडिंग स्ट्रैंड एंड पॉलीमॉर्फिज्म। राइट सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और ह्यूमन जीनोम HGP से अगर आपके सामने आ जाए HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या HGP आ जाए तो। आगे देखो, हाउ ए रिपोर्टर एंजाइम हेल्प टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्म सेल इन एडिशन टू सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन आने की संभावना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है ये। ठीक है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इसके अलावा डायग्राम की बात करें तो PCR का देख लो, डायग्राम दे रखा है PCR का। लुक एट द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस, डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एलोंगेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, PCR के एप्लीकेशन लिखनी है कि PCR प्रोसेस को कैसे किया जाता है। देखो एम्पलीफिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है PCR प्रोसेस को, ताकि जो क्या बोलते हैं उसको, कोई क्राइम हो जाता है तो क्राइम स्पॉट पे अगर हमारे पास नमूने जो हैं बहुत कम हैं,
ठीक है ना। नमूने कम हैं तो उसकी सेल्स अगर हमारे पास कुछ मिल जाती हैं तो उनको लैब के अंदर क्या करते हैं, उनको और ज़्यादा एम्पलीफाई करके उनकी बहुत सारी कॉपी बनाई जाती हैं, जिसमें पीसीआर जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना, इसमें एंजाइम्स वगैरह इस्तेमाल करके इनकी डीएनए स्ट्रैंड की बहुत सारी कॉपी बना दी जाती है। इस प्रोसेस के बारे में आपकी जो गाइड है उसमें दे रखा है पीसीआर का, ठीक है, एक सेलेक्ट क्वेश्चन दे रखा है और उसको करके जाना है पीसीआर का, आरडीटी का, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रेप्लिकेशन प्रोसेस का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ। और नेक्स्ट और अभी हम आगे बात करेंगे, तब तक के लिए हमारी वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी और जितने पार्ट्स रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना, इसलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे ताकि आप इनको जल्दी से कवर कर लें।